नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कल की थी, अर्थात पालतू जानवरों से संबंधित और विशेष रूप से पालतू कुत्तों से, क्योंकि ज्यादातर लोग शहरों में तो कम से कम कुत्ते ज्यादा पालते हैं और उन्हीं कुत्तों को लेकर, क्योंकि आजकल फ्लोर सिस्टम हो गया है, छोटे छोटे फ्लोर हो गए, चाहे कि नीचे बड़े भी हों, कुत्तों को लिए भी, क्योंकि वो मानसिक अवसाद के दौर से ना गुजरे, अब उनको फ्रीडम इतनी मिल नहीं पाती है, घूम पाते नहीं है, कोई ऐसे स्थान हमारे यहाँ नहीं है या है भी तो ना के बराबर है जहां केवल कुत्तों के लिए जो स्थान बने हो या पार्क बने हो। और जब कुछ लोग उन कुत्तों को लेकर पार्कों के अंदर जाते हैं तो लोग बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं, विरोध करते हैं, अनेकों लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार के जो ये बोर्ड बना हुआ उसके द्वारा, अर्थात केंद्र सरकार के कानून के अनुसार आप कुत्तों को, पालतू कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स उन्हें तो आप रोकते हैं नहीं, ना रोक सकते हैं, ना आपके वश के अंदर है, वो चाहे कितना भी गंजा कर जाते हैं। लेकिन जब कोई मालिक अपने पालतू कुत्ते को लेकर जाता है तो सीधी सी बात यह है कि उनके प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते आप, उनके प्रवेश को आप नहीं रोक सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है। ये सारी जो भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या जो कुछ लोग पार्कों का संरक्षण करते हैं वो स्पष्ट सुन लें। जिनके पुराने बोर्ड बचे हुए होंगे कुत्तों का प्रवेश वर्जित है वो बात अलग है, वरना नए बोर्ड्स पर तो खैर नहीं लिखती है जो अथॉरिटी एमसीडी या जो भी स्थानीय अथॉरिटी, जो सरकारी अथॉरिटियां होती हैं, जो इकाइयां होती हैं, तो ये चीज बिल्कुल गांठ बांध ली जाए। हम बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि हाँ, जो मालिक है ले जाते हैं 6 फीट से लंबा पट्टा नहीं होना चाहिए, मुंह पर वो छीका लगा के जो भी मुंह बंद करके लगा कर ले जाना अनिवार्य नहीं है, उसका कोई कानून नहीं है। कुत्ता यदि पॉटी कर देता है, गंदा कर देता है, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की है, बहुत स्पष्ट। और हम वो जो लेटर है उसको हम अपना नमस्कार इंडिया के पेज पर, फेसबुक पेज के ऊपर भी डाल रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं, स्क्रीन पर हमारे आ ही रहा है। और जो नमस्कार इंडिया का पेज है वो आप नीचे आप देख रहे हैं, चल रहा होगा, उसके बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो कृपया करके जो विरोध करते हैं वो विरोध ना करें, और जो ले जाते हैं, झिझकते हैं, उनको नहीं प्रवेश करने दिया जाता तो वो बेझिझक जा सकते हैं। हम फिर स्पष्ट कर दें कि अगर ये जरूर हो सकता है कि जो सरकारी इकाइयां, जो स्थानीय निकाय हैं सरकारी, उनसे रेजिडेंट वाले ये बात जरूर कर सकते हैं आपसी तालमेल से कि भाई इस समय के दौरान, सुबह शाम के इन समयों के दौरान जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस समय के अंदर ना लाएं। वो तो एक व्यवस्था बनाई जा सकती है, अदरवाइज कुत्तों का पूर्ण अधिकार है, पालतू कुत्तों का, अपने मालिकों के साथ पार्कों में प्रवेश का। अब वहां से चलते हैं आगे की ओर, बात किसान आंदोलन की भी कर लेते हैं लगातार लगे हाथ। किसान आंदोलन, क्योंकि अब जो चीज आ रही है कि कितना लंबा आंदोलन खींचेगा, नमस्कार इंडिया बहुत पहले कह चुका था और हमने पीछे भी कई बार चर्चा की। और जिन भी आंदोलनकारी किसानों से हम बात करते हैं ये प्रश्न जरूर पूछते हैं कि यदि सरकार इन कानूनों को अगले चुनाव तक, अर्थात 3-3.5 साल के लिए होल्ड पर डाल दे, तो क्या आप लोग तैयार होंगे? और वही चीज निकल कर आ रही। हमने कल भी बताया था आपको कि कल जो नरेश टिकैत ने, राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने जो बात की बकौल न्यूज 24 से बात के अनुसार, उनकी खबर के अनुसार नरेश टिकैत ने यह कहा कि यदि एमएसपी की गारंटी मिल जाए और इन कानूनों को अगले चुनाव तक होल्ड पर डाल दिया जाए
तब आंदोलन वापस लेने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि उन्होंने उसके अंदर जिनके ऊपर आंदोलन के दौरान केस बने उनकी वापसी की भी मांग रख दिया, और आखिर में यह जरूर कह दिया कि अंतिम निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा का होगा। और वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत घोषणा कर रहे हैं कि अब की तैयार है, इस बार जो 40 लाख ट्रैक्टर लेकर हम दिल्ली में घुसेंगे, वहां की जुताई करेंगे, इंडिया गेट के आसपास के पार्कों की आदि आदि। अब कुछ लोग इसको खिसियाहट बता रहे हैं उनकी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेवजह भड़काऊ बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तो कम से कम 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद से 40 लाख तो छोड़ दीजिए, आप 4 लाख भी छोड़ दीजिए, आप 4000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में नहीं घुस सकते। ये गांठ बांधने, ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये आंदोलन को सुखाने की तैयारी है। अब इस ओर धीरे धीरे ये सूखेगा। ऊपर से कितने ही बयान जारी होते रहे, सब बेकार की चीजें हैं। आपको मालूम है सिंगू बॉर्डर पर जिस प्रकार पहले रोजाना जो भी अनाउंसमेंट हुआ करती थी, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, मीडिया को संबोधित किया जाता था, आज की तारीख में सब कुछ चांद जाने कहां खो गया। तो अब वो कुछ नहीं मिल रहा है इस समय, गुमशुदा की तलाश में है। ये एक विज्ञापन आता है ना, गुमशुदा की तलाश, तो वो सब वही है कुल मिलाकर। खैर चलिए, और हमने इस चीज को आज फिर किया। आज हरियाणा के रोहतक के अंदर एक कार्यक्रम हुआ पंडित भगवत दयाल शर्मा के ट्रस्ट के द्वारा, वहां यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऑडिटोरियम के अंदर, और उनकी जो पुत्री है भारती, उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन वहां पर कराया था रोहतक के अंदर ऑडिटोरियम, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, उस यूनिवर्सिटी के एक ऑडिटोरियम के अंदर वहां पर पुस्तक का विमोचन किया था। उसके अंदर वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में तो यद्यपि इंद्रेश कुमार जो संघ के नेता हैं वो आए हुए थे, पूर्व जो हरियाणा के मंत्री रहे रामविलास शर्मा आदि आदि अनेकों लोग वहां पर थे। पुस्तक का विमोचन किया गया उनकी स्मृति में, जो अपने भगवत दयाल शर्मा जी जो कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद हालांकि वो उड़ीसा या कुछ और राज्यों के वो राज्यपाल भी बने, आदि आदि अनेकों चीजें रही, लेकिन वो एक समर्पित भाव के व्यक्ति बताए जा रहे। देखिए सीधी सी बात है, हमारी तो मुलाकात हुई नहीं, हमारी जितनी भी मुलाकात हुई और हमने आज जो कुछ भी देखा वो उनकी पुत्री के माध्यम से जो पुस्तक का विमोचन हुआ उनकी स्मृति में, पंडित भगवत दयाल शर्मा ट्रस्ट जो एक बना हुआ उसके माध्यम से, वहां पर रामविलास शर्मा आए हुए थे जो कि पूर्व मंत्री हैं हरियाणा के, भारतीय जनता पार्टी से। रामविलास शर्मा से हमने बातचीत की, उस पहले ये बात देखें आप। मैं उनकी पुत्री डॉक्टर भारती को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये पुण्य का काम किया है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पंडित भगवत दयाल के साथ हमने पल बिताए, दिन बिताए, और उनसे हमने प्रेरणा ली। प्रथम मुख्यमंत्री और अपने विचारों पर अडिग रहने वाले मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री लंबे समय तक भी रह सकते थे, परंतु उन्होंने अपने विचार बदलने का वो नहीं किया, और वो अपने सिद्धांतों के पक्के ऐसे व्यक्ति थे। आज पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को मैं अपना नमन करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको मैं श्रद्धांजलि, अपने वाइस चांसलर साहब ने एक है उनके नाम से चेयर स्थापित करने का भी आज घोषणा की। शुक्रिया। ये छोटा सा अंश था। अब इसी चली बात में, हालांकि क्योंकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान कह दिया कि भाई होली के बाद में ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, तब हमने नमस्कार इंडिया ने रामविलास शर्मा जी से बात की, प्रश्न पूछा कि शर्मा जी आपने जिस प्रकार कहा, और क्योंकि नरेश टिकैत ने भी कल इस प्रकार की बातचीत न्यूज़ 24 से की, बकौल न्यूज़ 24, तो क्या ये स्क्रिप्ट, और जो नमस्कार इंडिया पहले से कहता रहा है कि कहीं सरकार और किसान नेताओं के बीच में इनके द्वारा पर्दे के पीछे आंदोलन को सुखाने की पटकथा तो नहीं लिखी जा रही। देखें उनका जवाब रामविलास शर्मा जी का।
शर्मा जी, मैं नमस्कार इंडिया से। आपने अभी कहा किसानों के संदर्भ में, क्या पर्दे के पीछे कोई पटकथा तो नहीं लिखी जा रही है किसानों के और सरकार के बीच में? किसानों उस और तो इशारा नहीं है, क्योंकि कल नरेश टिकैत ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर एमएसपी की घोषणा हो जाए तो और तीनों कानून अगर होल्ड पर डाल दिए जाए तो आंदोलन वापस हो सकता है। नीचे भाई नीचे देखिए, राकेश टिकैत के पूज्य पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में इंडिया गेट पर कई बार भाग लिया है, ये तो बड़ी बातें हैं। पर मैं हरियाणा का एक छोटा सा कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ये हिंदुस्तान है और आज नरेंद्र भाई मोदी के रूप में 7 वर्षों से उनका जो सोचना है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, किसान सम्मान निधि उठा के देख लो, हर साल का बजट उठा के देख लो, आज पूरे 132 करोड़ में नरेंद्र भाई मोदी के बारे में एक बात, 12 साल वो मुख्यमंत्री गुजरात में रहे, 7वां साल के प्रधानमंत्री वो हिंदुस्तान के हैं। उनकी हर सांस में गांव, गरीब और किसान है और किसान का सबसे बड़ा शुभचिंतक हमारा नरेंद्र भाई मोदी है। और मैं ये समझता हूँ अब हिंदुस्तान का किसान इस बात को समझ रहा है और होली के त्यौहार तक ये जो किसान आंदोलन है इसका समाधान भी नरेंद्र भाई मोदी ही निकाल। मतलब कहीं ना कहीं पटकथा लिखी जा रही है किसानों और उनके बीच में। शर्मा जी, मन नहीं इतने सब तो आओ नहीं, तम तो हो पत्रकार। मैं तो गांव का गरीब सभा आदमी हूँ, हड़बड़ आदमी। कहीं ना कहीं पटकथा लिखी जा रही है किसानों और उनके बीच में। शर्मा जी, मन नहीं इतने सब तो आओ नहीं, तम तो हो पत्रकार। मैं तो गाँव का गरीब सभा आदमी हूँ, हड़बड़ आदमी। आखिर में कुल मिलाकर टाल गए हुए जिस प्रकार भाई पत्रकार अपाल की खाल निकालते आदि का आदि कहते उस चीज को, लेकिन लोग कहते ना कुछ तो है साहब, कहीं तो है, कुछ तो सुगबुगाहट है पर्दे के पीछे। लेकिन इस चीज के अंदर खैर चलिए, नेता है, नेता नेताओं की तरह जवाब दिया करते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं हो, सीधा सीधा इशारा। लेकिन आज भी हमने देखा जब हम लौट रहे थे रोहतक से दिल्ली की तरफ, जब हम आ रहे थे, तो आज भी मैं समझता हूं कुछ भी नहीं तो 18-20 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र के अंदर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली और किसान बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। कुछ लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये वो किसान हैं कि जिनको कोई मीडिया, कोई डिजिटल मीडिया कवर करने नहीं जाता, क्योंकि जितने भी लोग जाते हैं वो दिल्ली के बॉर्डर के आसपास के किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इतने क्षेत्र में जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं। सुना जरूर जाता है 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, लेकिन हम दावे से कहते हैं 20 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र, टीकरी से बहादुरगढ़ होते हुए और आप जैसे ही रोहतक की तरफ जाते हैं उसमें कम से कम 18-20 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र है जहां पर किसान पड़े हुए हैं। और वो किसान, अब देखिए ये इन किसानों का समर्पण भाव है, गौर कीजिएगा। ये मतलब नेताओं की तरह कुछ चतुर नहीं है, ये तो सीधे साधे दिल के व्यक्ति हैं। इन्हें जैसा समझ आया और जैसा समझाया ये लोग आ गए। धूप में अब तो गर्मी बढ़ने लगी है, सब कुछ है, तो वहां पड़े हुए हैं, लेकिन समर्पण भाव से पड़े हुए हैं। अब इनकी भावनाओं से यदि कुछ नेतागण खेलें वो एक अलग विषय हो सकता है। सरकार तो वैसे ही नहीं उनकी सुनना चाह रही है, समझना चाह रही है उसको, राजनीतिक और ना जाने क्या क्या कह के। राजनीतिक लोग जो है यदि अब मंचों पर जाने लगे, उससे पहले 2 महीने कौन जाता था वहां पर राजनीतिक, या किसको अनुमति मिलती थी? हालांकि अभी भी तीनों बॉर्डर के ऊपर कोई राजनीतिक लोग नहीं आए। एक खबर जो आ रही है वो ये कि वीएम सिंह, जो पहले भी संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं थे, कुछ दिन लेटे रहे, फिर छोड़कर चले गए। किसान नेता है, हालांकि कहा जाता है कि वो मेनका गांधी जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके चचेरे भाई अंदर उनके कुछ रिश्तेदार हैं। अब जानकारी मिल रही है कि अब वो फिर वापस लौट रहे हैं अपने कुछ लोगों को लेकर, और ये राकेश टिकैत की काट में आ रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। अर्थात एमएसपी तो वो भी मांग रहे हैं, लेकिन बाकी कानूनों की वैल्यू वो नहीं बता रहे हैं। वो कहते हैं वो सब चीजें बेकार सी चीजें। चलिए देखते हैं अब आगे जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल एक चीज मैं और आपसे चर्चा कर दूं। आपको भी मालूम है आज जो सबसे ज्यादा चर्चा में है
जो मोटेरा वो है अहमदाबाद के अंदर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, खेल परिसर था, आज उस मोटेरा स्टेडियम का नाम जो है वो आज से, या जो उसका उद्घाटन हुआ है या जो समर्पित किया गया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किया गया है। जी, हालांकि हमने तो वैसे मायावती के राज में भी जो मूर्तियां लगती थी मायावती के नाम पर हुआ करती थी, लेकिन ये थोड़ा अचंभित सा किया जाता है। हालांकि स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, नहीं सिर्फ स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है, बाकी सारा खेल जो परिसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही रहेगा, उन्हीं के नाम पर है। अब पता नहीं, हालांकि हमें जो याद है शायद 2014 में चुनाव जीतने के बाद की ही बात है कि उनके नाम पर सिलेबस स्कूलों के अंदर नरेंद्र मोदी के संघर्ष के नाम पर सिलेबस में जोड़ने का एक विचार आया था, पाठ्यक्रम में उसको भी सम्मिलित किया जाए, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने उस समय सीधा सीधा नकार दिया था। उस समय कोई पर उनके नाम पर एक मंदिर की भी चर्चा आई थी, उसको भी उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया। लेकिन आज ऐसी क्या महत्वाकांक्षा जागी कि जिसको नरेंद्र मोदी जी ने नहीं नकारा, या ऐसी क्या मजबूरी है, ये तो वो ही बता सकते हैं। इतिहास आपको तब याद रखता है जब आप कुछ ऐतिहासिक काम करते हैं। इन्हें मालूम है इन्होंने कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टेडियम नया बनाया हो, स्टेडियम भी वो स्टेडियम है जो 1983 में जिसका उद्घाटन हुआ था। पुराने स्टेडियम को नया किया, उसका नवीकरण किया, जैसा कि उन्होंने योजनाओं का भी नाम बदल देते हैं, जैसा कि कई और या तो नाम बदले हैं या उनका नवीकरण कर दिया और अपना नाम लगा दिया। मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक स्टेडियम। गुजरात के दो सपूत हुए, मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2017 में खादी ग्रामोद्योग का कैलेंडर आपको याद होगा, जहां गांधी जी को वणक्कम कर दिया था और खुद आ गए थे, नरेंद्र मोदी जी बैठ गए थे। आज सरदार पटेल जी को भी वणक्कम कर दिया। नफरत किससे है? ये देश की धरोहर है। अब उन्होंने, वो महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने आरएसएस को ठुकराया, उस विचारधारा को ठुकराया, तो उसमें पूरे देश का क्या कसूर था? उन्होंने सही ठुकराया। आज आप बदला किस बात का ले रहे हैं उनसे? सिर्फ इस बात का कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। और उससे भी ज्यादा अचंभित करने वाली चीज के, एक प्रधानमंत्री के नाम पे जिस स्टेडियम को समर्पित किया जा रहा, उद्घाटन किया जा रहा, उसका उद्घाटन कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति देश की, वर्तमान राष्ट्रपति देश की, कोविंद साहब। तो ये कुछ चर्चाओं की चीजें बनी हुई हैं, रूटीन की चीजें नहीं है, इसलिए चर्चा होना अवश्यम भावी है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवित रहते छत्तीसगढ़ के अंदर एक चौक का नाम भी अटल चौक रखा गया था, उनके नाम पर ही पड़ा था। और इससे पहले इस प्रकार की राजनीति जो है वो बहुजन समाज पार्टी के समय में जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब भी सुनने में आया करती थी। खैर चलिए, ये हम और आप लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय रह जाता है। आगे तो उन लोगों ने जो करना है वो आपकी बात से रुकने वाले नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अब एक उससे आगे और थोड़ा सा बढ़े। वो कहते हैं ना कि दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, ये गाना हमने कई बार सुना था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने अब सीधा सीधा कह दिया कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार व्यवसाय करना के लिए नहीं आई है, सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। सरकार सिर्फ 4 रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो उसके अतिरिक्त बाकी क्षेत्रों के जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं अर्थात पीएसयूज हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन करेगी, निजी हाथों में सौंपेगी, अलग अलग तरीकों से जिस प्रकार भी हो। और 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की भी चर्चा है। अर्थात अब समझ नहीं आ रहा कि अब बचेगा। आप देख लीजिए धीरे धीरे क्या आपके पास बचेगा, अर्थात कहीं। और एक चीज ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, जो ये आज नरेंद्र मोदी नाम से जिस स्टेडियम का उद्घाटन हुआ उसके जो 2 एंड हैं, एक रिलायंस एंड एक अडानी एंड। कुल मिलाकर बात तो यही हुई कि राहुल गांधी की बात तो ठीक ही हो रही है कि हम दो
हमारे दो, इन दो को ही प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? इन लोगों के क्रिकेट के क्षेत्र में क्या योगदान है जो एंड का नाम, पहले हम सुन सकते खिलाड़ियों के अजीत वाडेकर एंड और फलाना एंड, मतलब हम खिलाड़ियों के नाम पर वो रखे जाते थे, लेकिन आज व्यवसायियों के नाम पर इस प्रकार के एंड जो मतलब स्टेडियमों में डायरेक्शंस बताई जा रही है, छोरों के नाम रखे जा रहे हैं, जो छोर होते हैं, ये छोर वो छोर। अब इन लोगों का क्रिकेट के अंदर या किसी भी खेल के अंदर क्या योगदान है, ये समझ से बाहर है। अब बात वही है कि आप अगर इनके ऊपर चर्चा करें, कुछ कहना चाहें, तो आपको सरकार विरोधी लोग कहने के लिए जो ट्रोल आर्मी होती है, जो संदेश होती है, उन लोगों ने तो अपना कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना। लेकिन अब सरकार ने कहा कि इससे जो पैसा आएगा वो कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर जो केंद्र सरकार के जो टैक्स लगे हुए हैं, उनका पैसा, चलिए क्या कहें। अब जब प्रधानमंत्री ने कह ही दिया है कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, अब अगर बैंक चलाना बिजनेस करना हो गया, जो सरकारी हमारे उपक्रम है एयर इंडिया और ट्रेन चलाना और ये सब अगर व्यवसाय के अंतर्गत आ रही है, यदि आज के समय में यही परिभाषा गढ़ दी गई है, और उससे भी बड़ी चीज, फिर सीधी सी बात, क्योंकि जिस देश के अंदर विपक्ष बिल्कुल नकारा हो, जैसा कि भारत में इस समय है, कहने के लिए राहुल गांधी है, कहने के लिए प्रियंका गांधी है, कहने के लिए सोनिया गांधी है, कहने के लिए अखिलेश यादव है, और ये वास्तव में यदि किसी चीज का विरोध करें तरीके से, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यदि ये तरीके से किसी मुद्दे को उठाएं और आंदोलन का रूप या स्वरूप प्रदान करें, तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार इनकी बात को तवज्जो ना दे। लेकिन ये सरकार को भी अच्छी तरीके से पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम पॉलिटिक्स होती है, कांग्रेस हो या बाकी कोई भी दल हो, सरकार को अच्छी तरह पता है, और शायद उसी ही सबका लाभ उठाते हुए, हालांकि अब भविष्य के लिए क्या नीति रणनीतियां बनाई जा रही हैं वो जाने। नमस्कार इंडिया का काम, जो भी बातें आई उनको मंच प्रदान करते हुए आप लोगों तक पहुंचाना है। निर्णय लेना आप लोगों का काम है, हम कोई भी राय सेट नहीं करते हैं, हम कोई डिसीजन नहीं चलाते हैं जिस प्रकार कुछ चैनल करते हैं। पहले भी आपने चुनाव के साथ समय पे देखा होगा, कांग्रेस का साथ, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस प्रकार की चीजें होती रही हैं। नमस्कार इंडिया कोई जजमेंट पास नहीं करता है और किसी भी चैनल के पास ये अधिकार नहीं है, पर बात वही है कि आज के समय में चैनल बचेगा। चर्चा करेंगे। कल हमने हम सेमिनार में गए और वहां जिस प्रकार की पत्रकारिता के नाम पर, यद्यपि उस पत्रकारिता में मूल रूप से कहीं ना कहीं भाव तो उनके सरकार विरोधी थे, वर्तमान सरकार विरोधी थे, लेकिन उन भावों में भी वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा अजीब सा विषय था। और नामचीन पत्रकार बताए गए कि ये वहां के पत्रकार हैं, इनके लेख अल जजीरा में छपते हैं, इनके लेख वायर में छपते हैं, इनका ट्रॉली टाइम्स निकलता है, इनका वहां पे कौन सा लहरिया टाइम्स निकलता है। और मैं नहीं समझता कि जब इतने बड़े बड़े नाम वो हैं ये, तो उनके अंदर इतनी अपरिपक्वता क्यों? कुछ शब्दों का प्रयोग सोचकर करना चाहिए, कम से कम वो तो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है वो तो उसके वाली भाषा ना बोले। उनमें और आप में अंतर क्या? लेकिन इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं आप सबको पता है कहां से खर्चे उठाए जाते हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से फाइनेंस्ड होते हैं। चलिए अपनी वाणी को विराम देंगे यहाँ पर। अब मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे गर्मी की ओर आ रहे हैं, दिन में गर्मी झेलते नहीं है, लेकिन सुबह शाम का मौसम अभी ठीक नहीं है, इसलिए एकाएक पंखे एसी कूलर ना चलाएं, बाहर निकलें, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, कोविड बढ़ने लगा है, कृपया बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान।
और करें स्वीकार नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।